आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि आपने अगर ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को सीख लिया है तो आपने पूरी ट्रेडिंग को सीख लिया है या फिर आपको पूरी एसएमसी आईसीटी आ गई है। लेकिन जिन भी लोगों को ऐसा लगता है वही लोग अक्सर एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। वो प्रॉब्लम क्या है कि आप जब भी कोई भी सेटअप बनने के बाद में मेन एंट्री जब भी बनती है तो आप वेट करते होगे कि प्राइस लास्ट ओबी एफवीजी या लास्ट पीओआई पे टैप होने आए, लेकिन वो एंट्री आपकी छूट जाती होगी जस्ट बिकॉज कि प्राइस जिस ओबी एफवीजी या जिस पीओआई का आप सोच के बैठे थे प्राइस कभी उस पर जाता ही नहीं है और बिना उस पर जाए कहीं बीच से उठ के पूरी रैली पूरा टारगेट दे जाता है और आपकी वो एंट्री मिस हो जाती है, आपका रिवॉर्ड मिस हो जाता है। फिर आपको रिग्रेट होता होगा, फिर क्वेश्चन आता होगा कि ये वर्क नहीं करता, मतलब आपको डाउट आता होगा कि एसएमसी या ट्रेडिंग में जो है ना बहुत अच्छे प्रॉफिट नहीं हो रहे। लेकिन ये आपका डाउट है, आपको एसएमसी पूरी नहीं आती, आपको प्राइस एक्शन पूरा नहीं आता और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। वो सॉल्यूशन क्या है? वो सॉल्यूशन है कि प्राइस जब भी कभी बीच से जा रहा है, आपको नहीं पता कहाँ से जा रहा है, लेकिन देयर इज़ सम अनदर ब्लॉक जिनमें से कईयों को हम आज कवर करने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट तक देखना, नोट्स बना के देखना, ठीक है? वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं सीधे टॉपिक के ऊपर। और आज इस क्लास में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? हम इसमें मिटिगेशन ब्लॉक को कवर करने वाले हैं, हम इसमें कवर करने वाले हैं ब्रेकर ब्लॉक को और बीपीआर को, बैलेंस्ड प्राइस रेंज जिसे बोलते हैं, और हम कवर करेंगे थोड़ा सा पार्ट रिजेक्शन ब्लॉक का भी। वैसे तो मेरी कई वीडियोस में, क्लासेस में मैं ये बता चुका हूँ रिजेक्शन ब्लॉक क्या रहता है, कैसे काम करता है, लेकिन आज थोड़ा सा उसको भी कवर कर लेंगे सो दैट कि आप लोगों को प्रॉपर जो एडवांस ब्लॉक्स की कैटेगरी चल रही है ये आपको प्रॉपर नोट्स बनाने को मिल जाए, ठीक है? सबसे पहले पहला हम कवर करेंगे मिटिगेशन ब्लॉक को। और कोई भी चीज़ हम जब करते हैं, कोई भी काम हम नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं, तो उसमें भी हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोई भी काम हम क्यों कर रहे हैं। तो इन ब्लॉक्स को पढ़ने का रीज़न क्या है? पढ़ने से पहले मैं ये बता रहा हूँ आपको कि क्यों आपका क्लियर होना चाहिए। तो क्यों पढ़ रहे हैं हम इनको? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्राइस बहुत बार बीच से कहीं से चले जाता है, जहाँ से आपने अपनी कैलकुलेशंस लगाई थी, जहाँ से आपने सब कुछ मतलब रेडीनेस की थी अपनी कि प्राइस इस ओबी या इस एफवीजी पे आएगा और मैं एंट्री लूँगा। मेन एंट्री जो हाई रिस्क रिवॉर्ड वाली थी और वही आपकी छूट जाती है क्योंकि प्राइस कहीं बीच से चले जाता है। तो वो बीच में भी कुछ ना कुछ ऐसी सेटअप, ऐसी कोई ना कोई कैलकुलेशंस मिली हुई होती हैं जहाँ से प्राइस घूमा हुआ होता है और उन्हीं चीज़ों को हम क्लियर करने के लिए इन ब्लॉक्स को आज पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिटिगेशन ब्लॉक। पहले मैं ये समझा देता हूँ कि मिटिगेशन ब्लॉक होता क्या है, ठीक है? बड़े ध्यान से देखना, अपने जर्नल बनाते रहना। तो मान के चलो प्राइस ऐसे किसी अप ट्रेंड में चल रहा है और इस अप ट्रेंड में इस वाली स्विंग को जब ब्रेक करता है तो आप क्या वेट करते हो? आप वेट करते हो कि यहाँ पे इस वाली लेग में कोई पीओआई है जो पेंडिंग है, ठीक है? कोई ऑर्डर ब्लॉक है जो पेंडिंग है। आप वेट करते हो कि प्राइस इसमें आए और मैं अपनी एंट्री बनाऊँ। लेकिन प्राइस क्या करता है? प्राइस इस ओबी पे ना आके कहीं बीच में ही आता है और यहीं से पूरे टारगेट को हिट कर जाता है। देन यू फील कि यार ये सेटअप तो काम नहीं कर रहा, एसएमसीआईसीटी तो बेकार है, लेकिन आप जानते नहीं हो एसएमसीआईसीटी के बारे में। दिस इज़ योर फॉल्ट। अब ये प्राइस कहाँ से चला है हम इसी को समझ रहे हैं। तो ऐसा कब होगा? ऐसा जब होगा जब प्राइस किसी स्विंग को ब्रेक करते हुए, यानी कि इस स्विंग को जब प्राइस ने ब्रेक किया था, इस स्विंग को प्राइस ने जब ब्रेक किया था, तो इस स्विंग में जो हाईएस्ट कैंडल होती है, ये हम अप ट्रेंड के केस में बात कर रहे हैं, अभी डाउन ट्रेंड का भी मैं आपको बता दूंगा। तो इस स्विंग में जो हाईएस्ट कैंडल होती है, मान के चलो यहाँ पर कोई कैंडल है, तो हमारे लिए वही बन जाता है एक एडवांस ब्लॉक जिसको नाम देते हैं हम मिटिगेशन ब्लॉक। तो इसने क्या किया? इसने इस वाले ब्लॉक से रिजेक्शन लिया और फुल टारगेट दे दिया। तो इस कंडीशन में आप जो वेट कर रहे थे कि प्राइस ओबी पे आए और हम एंट्री लें, लेकिन एंट्री लेनी होती है इसमें मिटिगेशन ब्लॉक से। ये जो हाईएस्ट टॉप मोस्ट कैंडल है इसी को बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। ये पूरी कैंडल ही बन जाती है हमारी कौन सी? मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है? अब ये किन कंडीशंस में काम करती है? ऐसा तो नहीं है कि ये हमेशा ही काम करती होगी, आपको तो बहुत बार ये ओबी पे आती है। ये सब क्लियर करेंगे, सारे डाउट एक भी नहीं रहेगा लास्ट तक, और अगर रहेगा तो कमेंट सेक्शन ओपन है, मैं उसको भी क्लियर करके दूंगा, वैसे तो रहेगा नहीं। तो ये हमने पढ़ा है किसके केस में? अप ट्रेंड के केस में। सिमिलरली यही सेम चीज़ डाउन ट्रेंड के केस में जब होगी तो ऐसे होगी। आप वेट कर रहे थे यहाँ पे कोई
पीओआई पेंडिंग है जिसमें आप चाह रहे थे कि प्राइस यहाँ पे टैप हो और मैं यहाँ से एंट्री बनाऊँ, बट प्राइस ने क्या किया, प्राइस बीच से ही कहीं से रिवर्स होके फुल टारगेट दे दिया। तो वो बीच से कहाँ से दे रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक कैंडल होगी जिसको ब्रेक किया है प्राइस ने, यानी इस स्विंग को ब्रेक किया है। तो इस स्विंग को ब्रेक करते हुए जब प्राइस गया है तो ये जो लोएस्ट कैंडल है प्रीवियस स्विंग की, जैसे हम अभी अप ट्रेंड में सबसे टॉप मोस्ट कैंडल ले रहे थे जो प्रीवियस स्विंग है, इसमें यहाँ पे हम प्रीवियस स्विंग की लोएस्ट कैंडल को ही मानेंगे मिटिगेशन ब्लॉक, मानेंगे नहीं, यही होगा मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस जाएगा और यहीं से आपको एंट्री लेनी थी, जबकि आप वेट कर रहे थे कि वो पीवाई पे जाए, लेकिन प्राइस पीवाई पे ना जाके बीच से कहीं से उड़ गया। वो कहाँ है ये आपको अभी पता लग गया। ये काम कैसे करता है, किन कंडीशंस में करता है, उन सबको हम एग्जाम्पल्स में क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि जितने भी एडवांस ब्लॉक हैं उनको, जैसे ओबी है एक स्ट्रॉन्ग चीज़, ओबी अपने आप में, ओबी में भी कई सारी चीज़ें रहती हैं कि स्ट्रॉन्ग ओबी है तो वो वर्क करेगा, वीक ओबी है तो वो वर्क तो करेगा लेकिन लिक्विडिटी लेके वर्क करेगा, उस ओबी की लिक्विडिटी ले लेती है मार्केट, लेकिन फिर भी ओबी जो है वो हमेशा काम करने वाली चीज़ है जो कभी फेल नहीं होती। मतलब बायस की अगर डायरेक्शन में है तो ओबी हमेशा चलता है। लेकिन जो ये हम पढ़ रहे हैं अभी मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक या बीपीआर या रिजेक्शन ब्लॉक जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इनमें एक कंडीशन हमेशा रहती है कि ये कभी भी अकेले वर्क नहीं करते, ये हमेशा कॉन्फ्लुएंस में वर्क करते हैं। तो नॉर्मल बताने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे कि ये मिटिगेशन ब्लॉक होता है, डेफिनेशन पढ़ोगे यही मिलेगी जो मैंने अभी बताई है। लेकिन ये किन कंडीशंस में वर्क करता है, उन कंडीशंस को हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो आपके बायस सही होने चाहिए, ये तो हमेशा के लिए। अगर कोई डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गया है, इस क्लास में आ गया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप पहले मेरी बायस की वीडियो को देख लो और जो बाकी की बेसिक क्लासेज है उनको देख लो, तब आपके ये काम किया, अदरवाइज ये आपके सिर के ऊपर से जाने वाला है। तो ये किन कंडीशंस में काम करेगा, जब भी प्राइस किसी स्विंग को ब्रेक कर रहा है और ब्रेक करते हुए, इस स्विंग को ब्रेक करते हुए, जैसे मैं ये हटा के दिखा देता हूँ, पहली कंडीशन बता रहा हूँ आपको कि किन कंडीशंस में मिटिगेशन ब्लॉक वर्क करता है। सिंपल डेफिनेशन तो यही होती है कि इसको ब्रेक कर दे तो इसकी टॉप मोस्ट कैंडल, लेकिन आपने देखा होगा हमेशा तो स्विंग के टॉप से ही नहीं जाता ना प्राइस, हमेशा तो ओबी से भी जाता है ना बहुत बार। तो ये किन कंडीशंस में वर्क करती है, सबसे पहली कंडीशन है कि जब ये स्विंग का ब्रेक इससे हो रहा था, इस वाली स्विंग से, तो इसको ब्रेक करते हुए यहाँ पर अगर एफवीजी बनेगा, फेयर वैल्यू गैप बनेगा, तो उसी कंडीशन में आपको मिटिगेशन ब्लॉक को भाव देना है, अदरवाइज नहीं देना है। मतलब कि यहाँ पे इसके सामने, इस टॉप मोस्ट कैंडल के सामने, या फिर अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो ये जो लोएस्ट कैंडल है इसके सामने, इस वाली लेग में जो इसने ब्रेक किया था, अगर इस स्विंग को फेयर वैल्यू गैप के साथ तोड़ती है तो वहीं पे हमको मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में सोचना है कि अब प्राइस यहाँ से वर्क कर सकता है। सो हमेशा जितने भी ब्लॉग में पढ़ाने वाला हूँ इनको किसी ना किसी कॉन्फ्लुएंस में देखना है, और किन कॉन्फ्लुएंस में देखना है ये सब हम अभी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो ये कंडीशन पता चल गई, मिटिगेशन ब्लॉक कब काम करेगा, जब किसी स्विंग को ब्रेक करने में, बायस की डायरेक्शन में स्विंग को ब्रेक करने में अगर प्राइस फेयर वैल्यू गैप बना देता है, यानी उस स्विंग को ब्रेक करता है फेयर वैल्यू गैप के साथ, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक काम करेगा। ठीक है, और अगर कॉन्फ्लुएंसेस के साथ होंगे तो फिर इसकी काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो 90% से बढ़ के 95, 98, 100 तक पहुंच जाएगी। अदरवाइज इसकी कैपेबिलिटी या इसकी जो एक्यूरेसी है वो तो कम रहेगी अगर आपको बायस की, या और अगर कोई और कॉन्फ्लुएंसेस के साथ नहीं है तो। अब इनके एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं, और मैं बिल्कुल रिसेंट की एग्जाम्पल लूँगा ताकि आप लोगों को ये भी पता चले कि अगर रिसेंट की ट्रेड्स आपसे मिस हुई हैं या आपके गलत एसएल गए हैं तो उनमें आप आगे आने वाले टाइम में अकॉर्डिंगली अपनी जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ा सको। ठीक है, रिसेंट के एग्जांपल से क्या होता है, हम रिलेट करते हैं, प्रीवियस के एग्जांपल से इतना ज़्यादा रिलेट नहीं करते, इसलिए मैं सारे एग्जांपल पहले आपको रिसेंट के दिखाऊंगा। तो ये 14 अगस्त, मतलब आज मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ 16 अगस्त की रात को, मतलब संडे की रात को, लेकिन ये 14 अगस्त का चार्ट है। 14 अगस्त में क्या हुआ था सबसे पहले यही समझ लेते हैं। तो ये वाली जगह देखो आप, इस जगह पे क्या हुआ था, ये मैंने 5 मिनट में खोला हुआ है और 7 बजे आप सभी को पता है कि न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद में अगर जिस साइड भी प्राइस जाता है उससे पहले कोई ना कोई सेटअप बना चुका होता है। जब भी कोई भी सेशन चालू होता है, सेशन से पहले के टाइम में मार्केट कोई ना कोई सेटअप बनाता रहता है, या तो वो लिक्विडिटी पूल करता रहता है, या वो एएमडी एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन करता रहता है, लेकिन उस टाइम पे जो रैली आती है उसके लिए सेटअप वो पहले से ही क्रिएट कर चुका होता है। तो यहाँ पे क्या सेटअप था जिसके अकॉर्डिंग हम मिटिगेशन ब्लॉक को ट्रेड कर सकते थे। सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक दिखा देता हूँ कि है कहाँ पे।
ठीक है, प्राइस ने बड़े टाइम फ्रेम की हमारे जो अभी बायस हैं वो नेगेटिव ही हैं, अब जो हमारे बने हुए हैं ये मैं अभी आपको जाके दिखाऊंगा, लेकिन प्राइस ने वन डे की लिक्विडिटी को हंट किया है, और जब बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को प्राइस हंट करता है तो उसके जो काउंटर ट्रेड है, काउंटर ट्रेड जो लिक्विडिटी हंट की है तो किसी ना किसी पीओआई तक जाएगा। तो ये एक काउंटर ट्रेड थी, यानी कि मेन बायस उस दिन के हमारे इंट्राडे के अपसाइड के थे जब तक कि प्राइस अपनी पीओआई पर ना पहुंचे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ने पहले उस लिक्विडिटी को हंट किया, हंट करने के बाद में एक डिस्प्लेसमेंट दिया, और डिस्प्लेसमेंट से यहाँ पे एक एंट्री दे दी थी। ये डिस्प्लेसमेंट से प्राइस ने यहाँ एंट्री दे दी थी, और इस एंट्री को लेने के बाद में अगर ये एंट्री किसी ने ले ली तो ठीक है, अदरवाइज़ ये एंट्री अगर छूट गई और सेशन में ही कोई ट्रेड करने आया है तो फिर ये प्राइस वापस, अगर आप वेट कर रहे हो इस वाली जगह का कि ये लास्ट पीओआई पे यहाँ टैप होने आए, तो प्राइस आप देख रहे हो कि यहाँ पे कभी आया ही नहीं, प्राइस यहाँ पर कभी आया ही नहीं। और दूसरी बात, हम डायरेक्ट एंट्री तो लेते नहीं, हम 5 मिनट में ट्रेड कब ले रहे हैं, जब 1 आवर में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हमें दिखा होगा। तो जब प्राइस ने लोएस्ट पॉइंट ये बनाया है तो एमएसएस तो यही हुआ है। अब एमएसएस पॉइंट ये है आपका, सिंपल रखो चीज़ों को, जब भी प्राइस बड़े टाइम फ्रेम की पीओआई या लिक्विडिटी को हंट करता है तो एमएसएस होता है। ये मेरी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ लेना। एंट्री जो मॉड्यूल है उसमें मैंने ये क्लियरली बताया है। तो एमएसएस के बाद हम क्या वेट करते हैं कि प्राइस अपनी लास्ट पीओआई को टैप करे और हमें एंट्री दे। तो लास्ट पीओआई यहाँ पर था, लेकिन प्राइस यहाँ कभी आया ही नहीं। क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि प्राइस ने ये जो स्विंग है लास्ट वाली, इसको ब्रेक करने में फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया था। ये स्विंग को क्रिएट करने में, ये स्विंग को ब्रेक करते टाइम प्राइस ने क्या फेयर वैल्यू गैप बनाया था एक फेयर वैल्यू गैप के साथ में ही इसको ब्रेक किया था। तो जब फेयर वैल्यू गैप के साथ में कोई भी स्विंग ब्रेक होती है तो ये आपको पता था कि हमारी जो एंट्री है वो लास्ट पीओआई से ना होके इस मिटिगेशन ब्लॉक से होगी। ठीक है, टारगेट एज पर बायस आपको रखने हैं, और इस मिटिगेशन ब्लॉक का जो लो है वही रहेगा आपका एसएल। और जब आपको बायस लास्ट तक नहीं पता होते कि कहाँ तक प्राइस आने वाला है, तो कम से कम आपको 1:3 तो लेना ही होता है, जो कि इसने बहुत जल्दी ही पूरा कर दिया था। ठीक है, और बहुत ऊपर तक गई है ये, अगर आपको बायस पता है तो आप वहाँ तक भी बैठ सकते थे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये सेटअप क्यों बना था ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, सो दैट आप लोगों को नॉलेज रहे कि मार्केट में पूरा जो हमने बायस डिसाइड किए थे और कैसे कैसे हम चीज़ों को कर रहे थे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया था, अपने बड़े टाइम फ्रेम की पीओआई को टैप किया था। अब बड़े टाइम फ्रेम की पीओआई को जब टैप करते हैं तो क्या होता है कि जो पहली वैलिड स्विंग होती है उसको ब्रेक करते ही प्राइस में क्या होता है, एमएसएस होता है। एमएसएस के बाद में प्राइस लास्ट पीओआई को टैप करता है और गिर जाता है। लेकिन उसने क्या किया, अपनी वनडे की, ये वनडे की लिक्विडिटी है, इसको हंट कर दिया, तो अब प्राइस वापस तो किसी ना किसी पीओआई पे जाएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है, यानी 14 अगस्त का ये जो जहाँ हमने एंट्री ली थी, वापस से 5 मिनट में जाकर दिखाता हूँ। जब यहाँ पे वो लिक्विडिटी हंट हो गई वनडे की, तो अब लिक्विडिटी हंट होने के बाद प्राइस को और ज़्यादा अगर फ्यूल चाहिए तो उसको किसी पीओआई पे जाना पड़ेगा जहाँ से उसके पेंडिंग ऑर्डर से। तो यहाँ पे 5 मिनट में क्या हुआ था, यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक बना था, और उस मिटिगेशन ब्लॉक से लास्ट पीओआई तक की एंट्री बनी थी। ये वो मिटिगेशन ब्लॉक है जिससे प्राइस गया हुआ है। इस स्विंग को ब्रेक करने में प्राइस ने क्या किया था, प्राइस ने अपनी जो, तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने मिटिगेशन ब्लॉक को ही टैप किया और अपनी बायस की डायरेक्शन में जो हमारे इंट्राडे के बायस थे उसको हिट किया। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक का एक एग्जांपल हो गया। इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, अगर मान लो यहाँ पे तो कैंडल्स के जो कलर हैं वो अलग अलग है। जो वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हैं ना, ये लर्निंग रह जाती है उनकी, इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखना चाहिए बिना स्किप किए हुए। अब यहाँ पर क्या है, मान के चलो यहाँ पर सारी सेलिंग कैंडल्स ही होती है, ये ग्रीन नहीं होती बीच बीच में। जैसे ये स्विंग है जो टॉप मोस्ट स्विंग है, टॉप या लो स्विंग लेते हैं ना हम, अभी हमने बात करी थी, तो इस पूरी टॉप से लेके लो तक अगर सारी रेड कैंडल्स ही होती तो फिर मिटिगेशन ब्लॉक हमारा ये टॉप की कैंडल ना होके इस पूरे हिस्से का हम क्या करते, 50% निकाल लेते, इसका 50% निकालते, और जो 50% पार्ट होता वही होता हमारा मिटिगेशन ब्लॉक, यानी 50% से ही हमें उसमें एंट्री लेनी होती है अगर ये सारी कैंडल्स रेड होती यानी एक ही कलर की होती तो। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया रिसेंट का, यानी बिल्कुल ही रिसेंट का है। ये वीडियो आपको ट्यूसडे वेडनेसडे में मिलेगी, लेकिन मैं संडे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फ्राइडे मार्केट बंद हो गई थी, और फ्राइडे की ही इस ट्रेड की बात कर रहा हूँ। मैंने इसमें बाय में भी एंट्री ली थी, फिर ऊपर से सेल में भी ली हुई है, वो भी आपको मैं बताऊँगा बाद में। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक का दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। मैंने 10 अगस्त में
भी मिटिगेशन ब्लॉक से एंट्री की थी। मैं 10 अगस्त में जाके आपको दिखाता हूँ कि 10 अगस्त में मिटिगेशन ब्लॉक कहाँ और कैसे बना था। ये सेकंड एग्जाम्पल है मिटिगेशन ब्लॉक का ही, ठीक है। इसमें प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने अपने किसी बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप किया। अब पीओआई से प्राइस को लिक्विडिटी पे जाना था, यहाँ से प्राइस डिस्प्लेसमेंट करते हुए निकला, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए तभी तो आप लास्ट पीओआई का वेट करोगे। तो इस वाली लैग में तो पीओआई बना ही नहीं था, तो आप वेट कर रहे हो कि कोई ना कोई पीओआई बने, इसमें तो कोई पीओआई पेंडिंग था ही नहीं, सब टैप है ऑलरेडी। तो इस वाली लैग में प्राइस ने पहली बार डिस्प्लेसमेंट किया और उस डिस्प्लेसमेंट में आपको ओबी एफवीजी ये मिल गए। ये रहा आपका ओबी ऑर्डर ब्लॉक और ये रहा आपका लास्ट का एफवीजी। तो प्राइस यहाँ पे एफवीजी से ही क्यों चले गया, उसके पीछे भी अगेन मिटिगेशन ब्लॉक ही रीज़न है। मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ तक बना नहीं था, यहाँ पे कुछ और चीज़ बनी है जो आप एंट्री ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैं मिटिगेशन ब्लॉक का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसलिए इस वाली लर्निंग को मैं बाद में कभी दूंगा आपको। अभी क्या करना है हमको, हमको करना है ये कि हमें एंट्री लेनी है और हम वेट कर रहे थे यहाँ तक का, तो ये एंट्री तो हमसे गई छूट। तो हम क्या कर सकते थे, हम देख सकते थे कि मिटिगेशन ब्लॉक तो नहीं बना है आगे जाके। तो ये थी हमारी प्राइस की लास्ट स्विंग। इसको ब्रेक करने में प्राइस ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया था, इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस मिल गया हमको, ये हो गया वो फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और ये रही वो टॉप मोस्ट स्विंग की कैंडल। अब इसको ब्रेक करने में जब प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, तो जब प्राइस वापस यहाँ घूम के आ रहा है, तो हमको वेट नहीं करना था कि प्राइस ना नीचे अपने इस पीआई को टैप करने जाए, बल्कि हमें यहीं से एंट्री उठानी थी, ठीक है। और बायस हमारे थे जो हमारी हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है। बिल्कुल रिसेंट के एग्जांपल दे रहा हूँ जिनसे आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सको, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सको, ठीक है। जब आपको बायस पता होते हैं तो आप पूरी लिक्विडिटी तक बैठते हो, और आपको बायस नहीं पता होते तो कम से कम 1:3, 4, 5 जितना आप ज़्यादा ले सकते हो वहाँ तक लिया करो, ठीक है। ये हो गए मेरे एग्जांपल जो बिल्कुल रिसेंट के हमने गोल्ड में देखे थे। ऐसे ही ये कहाँ कहाँ वर्क करेगा, ये हर जगह वर्क करेगा, ये इंडियन मार्केट में भी वर्क करेगा, कौन से टाइम फ्रेम में वर्क करेगा, ये आपके हर टाइम फ्रेम में वर्क करेगा, चाहे 1 डे हो, चाहे 1 मंथ हो, चाहे 1 वीक हो, चाहे 5 मिनट्स हो। 5 मिनट 1 घंटे के साथ में अगर आप देख रहे हो तो ये 100% वर्क करेगा। 100 कुछ नहीं होता, अगर आपके बायस और कॉन्फ्लुएंस है ये तो 100 होगा, अदरवाइज इसकी एक्यूरेसी आपकी वही बायस की डायरेक्शन में नहीं है तो 60 मैक्सिमम 70 आएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ही चीज़ों को किया करो। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, वो होता है क्या, मिटिगेशन ब्लॉक हमने पढ़ लिया, अभी हम पढ़ेंगे ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, वो बिल्कुल सिमिलर होता है किसकी तरह, वो होता है बिल्कुल सेम मिटिगेशन ब्लॉक की ही तरह, लेकिन मिटिगेशन ब्लॉक और इसमें एक डिफरेंस है। मिटिगेशन ब्लॉक में प्राइस अपनी एक साइड की ही लिक्विडिटी को ले रहा था, लेकिन यहाँ पे प्राइस क्या करेगा, पहले एक साइड की लिक्विडिटी लेगा, फिर दूसरे साइड की लिक्विडिटी को लेगा, देन फिर मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा यहाँ, और ये टैप करके मार्केट उड़ जाएगी। तो यानी यहाँ पे भी यही जो यहाँ पर टॉप की कैंडल बनी होगी वही होगी मिटिगेशन ब्लॉक वाली ही, और इसी को टैप करके प्राइस जो है ना अपनी बायस की डायरेक्शन में चलेगा। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या था, प्राइस ने यहाँ पे पहले इस स्विंग की लिक्विडिटी ली थी, यानी पहले सेल साइड की लिक्विडिटी लेगा अगर हम अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो, फिर बाय साइड की लिक्विडिटी लेगा, और फिर मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करके प्राइस अपने टारगेट को पूरा करेगा। ये अप ट्रेंड के केस में था। अगर मैं डाउन ट्रेंड के केस में बात करूँ तो डाउन ट्रेंड के केस में क्या होगा, प्राइस पहले अपनी बाय साइड की लिक्विडिटी को हंट करेगा, फिर सेल साइड की लिक्विडिटी को हंट करेगा, और फिर यहाँ पे जो लोएस्ट कैंडल होगी उसको टैप करके प्राइस अपना पूरा टारगेट बायस की डायरेक्शन में चलेगा। ये जो लोएस्ट कैंडल है इस स्विंग का जो लो है इसको टैप करेगा और फिर टारगेट दे देगा। यानी यहाँ पे आके ये कंडीशन मिटिगेशन ब्लॉक वाली ही बन जाती है, बस इसने क्या किया होता है, इसने पहले दूसरी साइड की लिक्विडिटी को हंट किया होता है, यानी बहुत ज़्यादा फ्यूल लिया होता है एक डायरेक्शन में चलने के लिए। तो ये छोटा सा डिफरेंस है मिटिगेशन और ब्रेकर में, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। कंडीशंस जो मैंने मिटिगेशन ब्लॉक में बताई हैं वही इसमें रहेंगी, बाकी कोई चेंज नहीं है। जिन कंडीशंस में काम करता है वही मिटिगेशन ब्लॉक वाली कंडीशंस होंगी, बस इसमें ये फ़र्क होता है कि प्राइस अगर अप ट्रेंड में है तो पहले सेल साइड की लिक्विडिटी लेगा, फिर बाय साइड की लेगा, और अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो पहले बाय साइड की लिक्विडिटी लेगा, फिर वो सेल साइड की लिक्विडिटी लेगा, और फिर मिटिगेशन ब्लॉक से अपनी बायस को पूरा करेगा, ठीक है। इतना सा डिफरेंस है। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको चार्ट में प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये एग्जांपल भी बिल्कुल रिसेंट के दिखाऊंगा, बहुत पास्ट में जाके नहीं दिखा रहा। बहुत पास्ट के एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे कमेंट करके बताना है।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, लर्निंग अगर आपको अच्छी लग रही है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सब कुछ, तो एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर करो। ये देखो, ये वो मैंने एग्जांपल सारे इंट्राडे वालों के हिसाब से दिए थे। ये मैं दे रहा हूँ 1 आवर के हिसाब से, वो 5 मिनट के थे ना, ये 1 आवर के हिसाब से मैं दे रहा हूँ ब्रेकर ब्लॉक का एग्जांपल। इसमें क्या किया प्राइस ने, सबसे पहले तो देखो आपको बायस क्लियर होनी चाहिए, वो मैंने बताया था। तो ये ट्रेड ना किसी वजह से बनी है, मतलब प्राइस ने यहाँ अपने किसी लास्ट पीआई को टैप किया है। प्राइस यहाँ अपने किसी लास्ट पीआई को टैप करने आया था और टैप करने के बाद में यहाँ से डिस्प्लेसमेंट दिया। लेकिन ये तो लॉजिक है, लॉजिक के अलावा प्राइस कर क्या रहा है, प्राइस देखो बहुत कुछ कर रहा है। प्राइस ने यहाँ पे पहले सेल साइड की लिक्विडिटी ली है, मतलब कौन सी रेंज की लिक्विडिटी ली है आपको दिख रहा होगा। प्राइस ने पहले ये एक रेंज बनाई, इस रेंज की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, ठीक है। ग्रैब करने के बाद में प्राइस ने एमएसएस किया है, ये हो गया एमएसएस या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान सकते हो, पर वो टैप करने आया था तो ये एमएसएस होगा, यानी एंट्री के लिए हम देख रहे हैं तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। ये एमएसएस हुआ। अब आप वेट कर रहे हो कि प्राइस लास्ट पीआई पे टैप होने आए ताकि आप एंट्री ले सको इसमें, लेकिन प्राइस कभी भी यहाँ आया ही नहीं। और अपने ये जो हमारा फर्स्ट सेफ टारगेट होता है कि पीआई से निकले तो लिक्विडिटी जाए, ये टारगेट हिट कर दिया, लेकिन आपके पास आपको एंट्री देने कभी आया ही नहीं। व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न सेम है कि इसने यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक यानी मिटिगेशन ब्लॉक क्रिएट कर दिया था। इस स्विंग को ब्रेक करने में प्राइस को क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ स्विंग को ब्रेक करने में, और लास्ट स्विंग यहाँ नहीं है, लास्ट स्विंग यहाँ पर है, तो प्राइस ने इस स्विंग को ब्रेक करने में फेयर वैल्यू गैप बनाया था, यानी फेयर वैल्यू गैप के साथ में लास्ट की स्विंग को क्या किया था, ब्रेक किया था। तो इसलिए हमारा जो टारगेट है, वो जो हमारी एंट्री है वो यहीं से बनेगी, इतना सा होगा हमारा एसएल। आपको वेट ही नहीं करना था कि ये लास्ट पीआई पे जाए, आपको सिर्फ इतना वेट करना था और ये रहा आपका टारगेट, ठीक है। तो मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है कि ये पहले सेल साइड की लिक्विडिटी लेती है, अप ट्रेंड के केस में बात कर रहा हूँ, फिर बाय साइड की लेती है, और फिर जो टॉप उस स्विंग को ब्रेक करने में जो इसका जो टॉप की कैंडल है उसको ब्रेक करने में फेयर वैल्यू गैप जो था यानी मिटिगेशन ब्लॉक जो बनाया था उसको टैप करती है और फिर अपने बाइस की डायरेक्शन पूरी करती है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस था, बाकी बिल्कुल सेम है ये। इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर भी जैसे हमने वहाँ बात करी थी कि अगर इस पूरी रेंज में एक भी ग्रीन कैंडल नहीं होती, मतलब सारी रेड कैंडल ही होती इस पूरी रेंज में, तो फिर ये ग्रीन कैंडल को हम मिटिगेशन ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक नहीं मानते। उस कंडीशन में हम क्या करते, इस पूरी सारी रेड कैंडल्स को लेते और उनके 50% हिस्से से हमको एंट्री लेनी होती है, उस 50% हिस्से को ही हम मानते हैं एक मिटिगेशन या रिजेक्शन ब्लॉक, और यहाँ 50% से एंट्री करके हमारा जो एसएल है वो 100% हिस्से में हमारा रहता है एसएल, और जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो हमारा फर्स्ट सेफ टारगेट रहता है और बाकी एज पर बायस, ठीक है। ये डिफरेंस था मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक, मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए। फिर भी अगर आपको फर्दर इनकी प्रैक्टिस करने में या कहीं पे डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करें और उनके सॉल्यूशन देने की मैं आपको 100% कोशिश करूँगा। अब मैं आपको बता देता हूँ बीपीआर। बीपीआर क्या होता है, बैलेंस्ड प्राइस रेंज। जब भी एक फेयर वैल्यू गैप के सामने दूसरा फेयर वैल्यू गैप बन जाता है तो उन दोनों का जो कॉमन एरिया होता है उसको हम बोलते हैं बीपीआर, बैलेंस्ड प्राइस रेंज। और प्राइस हमेशा जब भी आप मेन ओबी का वेट करते हो और ओबी से पहले यानी ओबी पे आने का आप वेट कर रहे हो आफ्टर एमएसएस या इंड्यूसमेंट, लेकिन प्राइस वहाँ ना जाके बीच से कहीं से जब टर्न ले लेता है तो वहाँ पे या तो मिटिगेशन ब्लॉक होगा या ब्रेकर ब्लॉक होगा या कोई रिजेक्शन ब्लॉक होगा या कोई और कॉन्फ्लुएंस होगा जिनको हम आगे भी कवर करने वाले हैं। लेकिन इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक या फिर बीपीआर होगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे काम करता है, ये डायरेक्ट एग्जाम्पल ही समझा देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस में ही इसको ले लो डायरेक्ट। तो ये देखो, ये है बीपीआर का एग्जाम्पल। अब बीपीआर में आप लोग अगर वेट करोगे, जैसे यहाँ पे पहले प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इंड्यूसमेंट किया यानी हाई पॉइंट से पहले वाली स्विंग को ब्रेक किया, और उसको ब्रेक करने के बाद में प्राइस किसी पीओआई से ही उठा होगा और उसके बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया और मार्केट प्राइस ऊपर जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है, लेकिन आपकी एंट्री लेके नहीं गया। आप क्यों नहीं लेके गया? क्योंकि आप तो वेट कर रहे हो यहाँ पे इस लास्ट पीओआई के आने का। ये जो यहाँ पे लास्ट पीओआई प्राइस ने बनाई है, आप तो वेट कर रहे हो कि प्राइस यहाँ पर आए और मैं अपनी एंट्री लूँ, लेकिन प्राइस यहाँ कभी आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर भी एक एडवांस ब्लॉक जिसको हम बीपीआर बोलते हैं, बैलेंस्ड प्राइस रेंज। ये क्या होता है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है
और इसके सामने एक और फेयर वैल्यू गैप बन गया। तो दो फेयर वैल्यू गैप जब आमने सामने होते हैं, उस कंडीशन में उनके कॉमन एरिया को हम ले लेते हैं। उनका कॉमन एरिया हमने ले लिया, और उस कॉमन एरिया से जब प्राइस उठता है तो वो बीपीआर कहलाता है, और यहीं से हमें एंट्री प्लान करनी होती है। इस कंडीशन में भी प्राइस अक्सर लास्ट वीआई पे बिना आए ही चले जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से हमको ये ट्रेड प्लान करनी होती है। 5 ही मिनट के में मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, सो दैट कि आप लोग इनकी और अलग अलग टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। और इंट्राडे में ये ट्रेड हमने ली थी 7 अगस्त में। कैसे ली थी, इसमें भी कॉन्फ्लुएंस ही लेना होता है। किन कंडीशंस में काम करती है कॉन्फ्लुएंस, मतलब एक से ज़्यादा रीजन होने चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीपीआर बन गया आपने ले लिया। सबसे पहली चीज़ तो आपके बायस होने चाहिए उसी डायरेक्शन के। दूसरी चीज़, उसके अलावा कुछ ना कुछ और बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्फ्लुएंस का ये एक एग्जांपल कि कॉन्फ्लुएंस किसको कहते हैं। मल्टीपल रीजन होने चाहिए आपके ट्रेड लेने के। सबसे पहला आप देखोगे कि प्राइस ने ना एक 4-5 घंटे की एक रेंज बनाई थी, सपोर्ट बनाई थी, यानी प्राइस एक्शन वालों के लिए। उसका ब्रेकआउट किया है, मतलब ब्रेक डाउन किया है, नीचे की तरफ ब्रेक किया है, यानी उसकी लिक्विडिटी ली है। लिक्विडिटी लेने के बाद ये आया है। तो हमारे पास दो रीज़न हो गए कि लिक्विडिटी स्वीप भी की है और फिर बीपीआर बना है। तो दो दो रीज़न हो गए ना हमारे पास, तो ये इनफ है। एक तो बायस है, दूसरा हमारे पास दो रीज़न हो गए कि लिक्विडिटी से। तीसरा, प्राइस ने लिक्विडिटी इस लेवल की बेशक से ली है, लेकिन प्राइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राइस अपने इस ओ बी एफ वी जी को टैप करके तब गया है। अब ओ बी एफ वी जी, ओ बी से जाएगा, एफ वी जी से जाएगा। अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा। तो प्राइस जब कभी ऐसे बहुत रेंज बाउंड हो जाता है, चौपी हो जाती है प्राइस जब, तो उस कंडीशन में क्या है, प्राइस उस चौपीनेस की या जो वो रेंज है उसकी लिक्विडिटी लेके सीधा फेयर वैल्यू गैप से ही चल जाता है, क्योंकि प्राइस के पास उतना इनफ फ्यूल मिल जाता है कि वो ओ बी पे ना जाए और यहीं से अपनी बायस की डायरेक्शन में कंटिन्यू कर दे। तो बीपीआर भी कब काम करेगा, जब कोई ना कोई कॉन्फ्लुएंस बनेगा। ये जितने भी ब्लॉक मैंने बताए हैं एडवांस की कैटेगरी में जो है, मिटिगेशन, ब्रेकर और बीपीआर, इनको कभी भी अकेले वर्क नहीं कराना। मिटिगेशन और ब्रेकर को अगर देखना है तो उनके सामने एफवीजी बना हो और दूसरा वो बायस की डायरेक्शन में बने हो। इसके अलावा अगर कोई मल्टीपल रीजन बनते हैं तो दैट इज़ वे बहुत अच्छा है, वो उससे आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ेगी। 100% तक भी ले जा सकते हो आप एक्सपीरियंस करके, इनकी प्रैक्टिस कर करके। लेकिन कम से कम एक और रीज़न इनके साथ में होना ही चाहिए। तो बीपीआर में कौन सा रीज़न मिला हमको, यहाँ पे जैसे मल्टीपल एग्जाम्पल थे, तो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को आप ज़्यादा कर सकते हो। जब आपको ये करना आ जाएगा प्रैक्टिस के साथ, तो आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। ट्रेडर्स जितने भी होते हैं, आप लोगों ने फील किया होगा, वो पहले एक स्ट्रगलिंग फेज़ में होते हैं, फिर स्ट्रगलिंग से क्या है ना, कॉन्फिडेंस वाले फेज़ में आते हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जनरेट करने, लॉस कम हो जाते हैं, प्रॉफिट थोड़े 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 बढ़ाने लग जाते हैं। उसके बाद में आपने देखा होगा वो अचानक से रिचनेस की कैटेगरी में आते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सपीरियंस उनका बढ़ता चले जाता है कि जहाँ पे मुझे ये लगे कि हाँ, इसके चांसेस जो है ना ट्रेड के 95% चलने के, तो वहाँ पर वो अपना रिस्क थोड़ा सा बढ़ा के और क्वांटिटी यानी लॉट साइज को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लेते हैं, और उसी की वजह से उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उनकी जो आरओआई है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। चैलेंज करके ऐसे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने चैलेंज करके, इवन वो न्यूज़ में वायरल भी हो चुके हैं, जिन्होंने चैलेंज किया था कि मैं इस महीने 100% प्रॉफिट बना के दिखाऊंगा, और उन्होंने बना के दिखाया भी है। मैं हालांकि आप लोगों को इसलिए ये कभी नहीं कहूँगा कि आप अपना रिस्क बढ़ाओ, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ा सकते हो, दैट विल बी योर कॉल। मैं ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कॉन्फ्लुएंस के साथ में कैसे जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स होते हैं वो अचानक से रिच बनते चले जाते हैं, जबकि पहले वो बहुत स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बीपीआर। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको रिजेक्शन ब्लॉक पे भी एग्जांपल दूंगा। रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, कोई भी टाइम फ्रेम में जब कोई विक बन जाती है, किसी स्विंग को बनाने में प्राइस जब एक बड़ी विक बना लेता है, तो उस विक को ही बोलते हैं हम रिजेक्शन ब्लॉक। तो रिजेक्शन ब्लॉक, अभी इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ जब आप समझोगे। ये देखो, पहले मैं आप लोगों को ना गोल्ड का एग्जांपल दिखा रहा हूँ रिजेक्शन ब्लॉक में। रिजेक्शन ब्लॉक किसको कहते हैं, ये वाली जो कैंडल है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाली कैंडल, ये एक स्विंग है। मार्केट ने एक वैलिड स्विंग बनाई और उस स्विंग को बनाने में मार्केट ने एक बड़ी विक बना ली। अब इस विक का जो 50% एरिया है उसी को बोलते हैं हम एक रिजेक्शन ब्लॉक। इस विक का जो 50% हिस्सा है उसी को बोलते हैं हम रिजेक्शन ब्लॉक। तो इसके 50% हिस्से से हमको ट्रेड पिक करनी होती है। ये रूल है इसका कि 50% से करते हैं और 100% पे हम इसको टारगेट एसएल लगाते हैं, और जो भी हमारे बायस के अकॉर्डिंग टारगेट होते हैं वो हमें लेने होते हैं। ये होता है रिजेक्शन ब्लॉक। अब अगर ये बड़े टाइम फ्रेम में है, मंथ में है, वीक में है, 4 आवर में है, 1 डे में है, 1 आवर में है, तो ये एक वीक भी चलेगी। लेकिन अगर ये छोटे टाइम फ्रेम में है, जैसे कि
बहुत सारे लोग जब भी मैं एग्जांपल्स देता हूँ तो वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हम इंट्राडे में क्या करेंगे इसका, क्योंकि जितने भी रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना उनको बहुत जल्दी प्रॉफिट चाहिए होता है, उनके पास पेशेंस नहीं होता कि वो बहुत बड़े टाइम फ्रेम में वेट कर सकें या ट्रेड को होल्ड कर सकें। तो उनको हमेशा हर चीज़ 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए कमेंट आते हैं, या मेरे जो स्टूडेंट हैं जो मेरे पास सीखते हैं उनको हमेशा एक ही कंसर्न रहता है कि हम 5 मिनट में कर सकते हैं किस चीज़ को। कोई भी चीज़ मैं उनको 1 घंटे की बताऊँ, 4 घंटे की बताऊँ या 1 डे 1 मंथ की बताऊँ, उनको हमेशा क्वेश्चन जो कॉमन होता है वो ये होता है कि इसको 5 मिनट में कर सकते हैं क्या? तो इसलिए मैं 5 मिनट का भी बता रहा हूँ। 5 मिनट में रिजेक्शन ब्लॉक को अगर आपको ट्रेड करना है तो कभी भी 1 वीक को नहीं करना। बड़े टाइम फ्रेम में 1 वीक चलेगी, मल्टीपल हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपको करना है, यानी 5 मिनट में आपको करना है, 15 मिनट में आपको करना है, तो मल्टीपल वीक होनी चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा वीक होंगी तो ही आप उनको कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। जैसे निफ्टी का ये मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ रिसेंट का ही, 10 अगस्त का। इसको हमने ट्रेड प्लान किया था और कहाँ से किया था ये भी मैं बता देता हूँ आपको। ये एक वैलिड स्विंग बनाई, निफ्टी ने ये एक वैलिड स्विंग बनाई थी, और इस वैलिड स्विंग को बनाने में निफ्टी ने एक रिजेक्शन ब्लॉक बनाया। बट क्योंकि हम ये 5 मिनट पे देख रहे हैं इसलिए मैंने इस पे डायरेक्ट एंट्री नहीं ली, ये मैंने रिजेक्शन ब्लॉक बनाया। एंड जब ये प्राइस यहाँ पर आया था, इसमें मैंने 2 तरह से एंट्री ली थी, एक तो किसी और वजह से, दूसरा किसी और वजह से। तो मेरी एंट्री यहाँ पर हुई थी, सॉरी मेरी एंट्री यहाँ पर हुई थी 12 बजे के बाद में। 12 बजे के बाद में मेरी एंट्री हुई थी। उसके पीछे रीज़न है क्यों मैंने यहीं पे एंट्री ली, 12:15 पे मैंने एंट्री ली थी, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है, मुझे एक और रिजेक्शन ब्लॉक मिल जाएगा तो मैं एंट्री लूँगा। तो मुझे दूसरा रिजेक्शन ब्लॉक मिला यहाँ पर इस स्विंग के साथ में। तो जब ये स्विंग बन गई, यानी एक तो मेरे पास ये पहले से थी ये वाली, और दूसरी मुझे ये वाली मिल गई। तो जब ये 2 हो गई, मल्टीपल हो गई, तब मैंने अपनी ट्रेड को प्लान किया। और जब मैंने अपनी ट्रेड को प्लान किया तो यहीं से ट्रेड ने जो मूवमेंट है, ट्रेड की जो डायरेक्शन है वो पकड़ी थी, क्योंकि आपको पता है ऑप्शंस में हमको अगर साइडवेज हो गई, मार्केट हमारे फेवर में भी है तो भी हमारा प्रॉफिट नहीं होता, लॉस हो जाता है। तो मेरी एंट्री यहाँ से प्लान हुई थी 12:15 से, और उसके 20 मिनट के बाद ही टारगेट की तरफ मार्केट चलने लग गई थी। समझ में आ रहा है रिजेक्शन ब्लॉक? अब रिजेक्शन ब्लॉक की भी क्या कंडीशन है, सबसे पहला तो इसको हम करते क्यों हैं, ताकि हमें बहुत छोटा एसएल और बड़े रिवॉर्ड मिले। दूसरा, ये भी हमें हमेशा बायस की डायरेक्शन में ही लेना होता है। अगर बायस की डायरेक्शन में नहीं है तो छोटा जाएगा लेकिन एसएल जाएगा। तो बायस की डायरेक्शन में छोटे रिस्क के साथ बड़े रिवॉर्ड देने के लिए रिजेक्शन ब्लॉक काम करता है। ठीक है, ये हो गया रिजेक्शन ब्लॉक। आज की क्लास में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है, यही हमें इस क्लास में डिस्कस करना था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस डाउट को तुरंत लिख के पूछो, सो दैट कि मैं आगे आने वाले टाइम में उसी सेम डाउट के ऊपर कोई ना कोई क्लास, जरूरी नहीं है कि मैं उनमें सेपरेट ही क्लास बनाता हूँ, लेकिन कोई और जो मैं टॉपिक लेता रहता हूँ उसमें इनडायरेक्ट वे में उस टॉपिक को क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी, जो भी लोग मेरे से डाउट पूछते हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ ही उन डाउट को क्लियर कर दूँ, सो दैट आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहो, रुको ना। दूसरा, आपको अगर ये जर्नी, ये क्लासेस समझ के ज़रा सा भी बेनिफिट हो रहा है, आपकी लर्निंग अपग्रेड हो रही है, आपके प्रॉफिट अपग्रेड हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दूसरे लोगों की हेल्प करो, शेयर करो इस कंटेंट को उन लोगों के साथ में जो लोग स्ट्रगलिंग फेज में हैं, ताकि वो सीखें और आगे बढ़ें। इंटरनेट पे ट्रिक वाली वीडियो, 10 मिनट वाली वीडियो, 5 मिनट में 5,000 बनाने वाली वीडियो, 100 रुपये से 1 लाख बनाने वाली वीडियो बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन हम प्योर कंटेंट को पढ़ रहे हैं, ट्रेडिंग एज ए एजुकेशन लेके पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इस कंटेंट की वैल्यू हो, मुझे भी मोटिवेशन मिले, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और आप लोग भी अपना एक लाइक और एक कमेंट जरूर छोड़ के जाओ अगर आपको ये अपग्रेड कर रही है तो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ में, जो हम और एडवांस चीज़ों में आगे बढ़ेंगे उनके साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रॉफिट बनाते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।